लोग स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हो सकता है कि इसके 2 से 3 सेशंस हो जाए। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने की, बिकॉज आपका चैप्टर जो है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड, तो टोटल 5 पार्ट्स इन चैप्टर नंबर 3। द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, उसका ऑडिट इज सेकेंड पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सो बेसिकली 5 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। सबसे पहले आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, उसके बाद उस पर कंट्रोल, उसका ऑडिट, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि आईटी कंपनीज में होता है, और उसके बाद आएगा आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो हितेश हमको बोले यस सर पूरे कंट्रोल्स कवर करना प्लीज, डोंट वरी, ये चैप्टर आपका ऐसा रिवाइज हो जाएगा टू द कोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और पूरे कंट्रोल रिवाइज होंगे। मैं जानता हूँ कंट्रोल से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, बट आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ये चैप्टर मक्खन की तरह आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे, आज का हमारा टारगेट है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स को हम लोग कवर करें। तो जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस फटाफट उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स में वी हैव स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, characteristics of CBIS, that is computer based information systems, application areas of CBIS and yes the components of CBIS। तो सबसे पहले बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल का क्या, उसका मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी सिस्टम क्या होती है, स्मॉल कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम, दिस पेन इज अ सिस्टम, उसी लॉजिक से आपका कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। तो बेसिकली हमको ह्यूमन बॉडी और पेन के रिलेटेड बातें नहीं करनी है, हमको करनी है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइक वी हैव टू सी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS। तो CBIS मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमने जो सिस्टम का डेफिनेशन देखा उसी से इसको डिराइव करेंगे। स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इमेजिन कीजिए ये स्मार्टफोन एक कंप्यूटर है, तो क्या इसमें स्मॉल कंपोनेंट्स है, इन्हीं स्मॉल कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे सब सिस्टम कॉन्सेप्ट। पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, ये सारे के सारे जो सब सिस्टम है ये आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेशन में काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट, हर एक सब सिस्टम का अपना सेपरेट गोल है एंड सिस्टम एज अ गोल का अपना अलग गोल है। जैसे अगर मैं इस मोबाइल की बात करूं तो कैमरे का गोल है फोटो लेना, फिंगरप्रिंट का गोल है कि फिंगर स्कैन करना, स्क्रीन का गोल है कि प्रॉपरली आपका जो है वो डिस्प्ले आप तक होते रहना। बट अगर हम पूरे इन सबको साथ में ले जाए तो मोबाइल का यूज होना इज इट ऑल ऑफ अ सिस्टम गोल ऑल टुगेदर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिविजुअल सब सिस्टम का गोल या सिस्टम एज अ होल का गोल? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम एज अ होल का गोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके किसके, CBIS के। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इसके कैरेक्टरिस्टिक में, एक पॉइंट ऐसा भी है कि नॉर्मली अगर एक सब सिस्टम फेल हो जाती है तो नॉर्मली पूरी सिस्टम बंद नहीं होती। जैसे अगर इस मोबाइल का कैमरा खराब हो गया बट मोबाइल तो चलता ही रहेगा, फिंगरप्रिंट खराब हो गया बट मोबाइल तो चलते ही रहेगा। तो नॉर्मली 95% केसेस में एक सब सिस्टम के फेलियर से पूरा सिस्टम खत्म नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस राइट? चलिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर कमिंग टू द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ CBIS। अब हम क्या करेंगे, आपके नोट्स के आपके सामने ओपन करते जाएंगे, ताकि क्या होता है कि एक बार नोट से रिवीजन करने से आपके नोट्स पे माइंड मैपिंग भी हो जाती है। चलिए फटाफट से CBIS के हम लोग एप्लीकेशन एरियाज पे आएंगे कि वो व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में इसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है, हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 को रिवाइज किया, वहाँ पे हमने देखा कि टैली, ये अलग अलग टाइप के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये भी तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो क्या अकाउंटिंग में भी इसका यूज हो रहा है? यस यूज हो रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड ऑल, तो मार्केटिंग एंड सेल्स में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज हो रहा है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, चैप्टर 2 में हमने ERP का एग्जांपल देखा। आपने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे या आपके फैकल्टीज ने आपको रेगुलर क्लास में बताए होंगे ERP के दौरान कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड होती है, तो ऑटोमेशन का मतलब ही कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इवन मैन्युफैक्चरिंग में यूज किसका होता है, आपके CBIS का। इन्वेंट्री एंड स्टोर्स मैनेजमेंट, बहुत बड़े पैमाने पे अगर आपकी इन्वेंट्री हो जाए तो उसको मैन्युअली याद रख के मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए भी आपके पास सिस्टम्स अवेलेबल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैप्टर 2 में ERP के मॉड्यूल में हमने देखा हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, उसका रोल क्या है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है, सिंपल। तो क्या CBIS का इस्तेमाल हो रहा है? आंसर इज यस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी CBIS का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर आपके लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ है, जैसे आप एग्जांपल ले लो गूगल जैसी कंपनी जिनके पूरे पृथ्वी पे जो है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ है, तो इतना बड़ा ह्यूमन मैन पावर को मैनेज करने के लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है, आपको कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुझे कमेंट करके बताइए वेदर द स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और क्या स्ट्रीमिंग प्रॉपरली हो रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बिकॉज सो दैट आई कैन एग्जैक्टली सी वेदर द थिंग्स आर हैपनिंग प्रॉपरली। कमेंट करके बताइए आपको हमारी आवाज़ आ रही है क्या? आर यू गेटिंग द साउंड प्रॉपरली? यस। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इमीडिएटली वापस चार्ट्स पे जाएंगे और चार्ट्स पे अब हमको स्टार्ट करना है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बार मैं चार्ट्स को ओपन कर लूँ तो चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगी, राइट। तो ये रहा चार्ट आप सबके सामने। रिपीट हो रहा सर, क्या डिफिकल्टी आ रही है एक बार बताना। रिपीट हो रहा है सर, क्या अब आपका स्ट्रीम प्रॉपरली काम कर रहा है? प्लीज लेट मी नो। दिस इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ बिग इशू यार। क्या हो रहा है कि अभी एट प्रेजेंट क्वारंटाइन के पीरियड में पूरी दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए सारे की सारे लोग को स्पीड कम हो रखी है इंटरनेट की। चलिए, सो वी आर लाइव अगेन, राइट। सो बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आपको क्या करना है कि आपने कंप्यूटर को इमेजिन करना है, उस कंप्यूटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। एक बार रिपीट करूंगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। हार्डवेयर में कुछ पॉइंट्स है। सॉफ्टवेयर का मतलब दो चीजें, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटा मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क तो लगता ही है, और यूजर मतलब हम खुद। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ योर हार्डवेयर पार्ट। अगर आप हार्डवेयर में देखो, सो वी हैव इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। स्टोरेज मतलब मेमोरी होती है, तो मेमोरी चार टाइप की मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। अगर हम इनपुट की चर्चा करें तो चलिए अभी वापस हम लोग नोट्स पे आएंगे आपके फटाफट। लेट मी कम टू नोट्स। नोट्स से सिखाने से क्या होता है, आपको भी रिवीजन जो है वो एक ओवरऑल मैपिंग होते रहती है। सो सबसे हम लोग है इनपुट पे। तो इनपुट मतलब वो सारे डिवाइसेस, फटाफट से रिवाइज करूंगा। इनपुट मतलब वो सारे डिवाइसेस जहां से डेटा कंप्यूटर में अंदर जाने वाला है। कीबोर्ड इज एन इनपुट, मेरा ये जो पेन है वो भी इनपुट है। उसके बाद आपका बारकोड स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट एंड सो ऑन। तो वो सारे डिवाइसेस जहां से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाने वाला है वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग मतलब द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। स्कूल के दिन याद करो, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपकी सीपीयू में होते हैं तीन पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलेंगे रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो वो उसको सही से मैनेज करे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का हिसाब किताब रखना। और जो रजिस्टर होते हैं, बेसिकली रजिस्टर इज नथिंग बट अ मेमोरी, जो कुछ मेमोरी का पार्ट होता है सीपीयू में। अच्छा, तो सर आपका ये बोलना है कि सीपीयू में मेमोरी होती है? सीपीयू में भी मेमोरी होती है, और जो मेमोरी है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में रजिस्टर्स। तो चार टाइप के रजिस्टर आपके पास है, एक्यूमुलेटर्स, एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर, मिसलेनियस। अब एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जो एक्यूमुलेटिव कैलकुलेशंस है उसका हिसाब किताब रखना। एड्रेस रजिस्टर का काम देखिए क्या है, दे कैन स्टोर मेमोरी एड्रेसेस विच टेल द सीपीयू एज टू वेयर द मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड। मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो वो मेमोरी में स्टोर होता है, तो उसका एड्रेस या एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है। स्टोरेज रजिस्टर का काम है टेम्पररी स्टोरेज स्पेस, बिकॉज सीपीयू अकेला काम नहीं करता, उसको रैम और हार्ड डिस्क के साथ काम करना होता है। तो रैम और हार्ड डिस्क का मदरबोर्ड पे एड्रेस किधर है वो कौन स्टोर करेगा? स्टोरेज रजिस्टर। और इसके बावजूद कुछ और मेमोरी अगर आपको कहीं स्टोर करनी है तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है मिसलेनियस। तो सीपीयू के अंदर की मेमोरी को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। तो चार टाइप की, एक्यूमुलेटर्स, एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर एंड मिसलेनियस। तो ये था प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चलिए आउटपुट पे जाएंगे अभी हम लोग। आउटपुट डिवाइसेस मतलब वो सारे डिवाइसेस की जहां से आपको क्या हो सकता है कि आपके सिस्टम का आउटपुट दिखता है। जैसे मॉनिटर से आउटपुट दिखेगा, उसके बाद स्पीकर से आउटपुट आएगा।
आपके हेडफोन से आउटपुट आएगा, स्क्रीन से आउटपुट आएगा, प्रिंटर से आउटपुट आएगा। तो सारे डिवाइसेस, अभी ये तो क्या बेसिक नॉलेज, यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट। तो देखिए क्या क्या टाइप के आउटपुट है, टेक्सचुअल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट। आपके सामने अभी जो दिख रहा है इट्स अ टेक्सचुअल आउटपुट, और जो पीछे मेरे आपको मेरा लोगो दिख रहा है वो है आप ग्राफिकल आउटपुट। टेक्टाइल आउटपुट, बेसिकली जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए स्पेशल ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है, जो वो टच करके वर्ड्स को समझने का ट्राई करते हैं, तो वो भी इसको बोलते हैं टैक्टाइल आउटपुट। तो ऐसा आउटपुट जो टच करके पता चले उसको क्या बोलेंगे, टैक्टाइल आउटपुट। समझ में आ रहा है क्या? एंड आर यू एंजॉइंग द लेक्चर? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी जल्दी। राइट। ऑडियो आउटपुट एंड वीडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट मतलब हेडफोन वाला, और वीडियो आउटपुट मतलब वीडियो, जो आपको अभी स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है ये वीडियो आउटपुट है। राइट। तो इतने टाइप के आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड अभी स्टोरेज। स्टोरेज मतलब मेमोरी। तो कंप्यूटर की दुनिया में यू हैव 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर की दुनिया? इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है। जी हाँ, ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी। समझ में आ गया? तो बेसिकली इंटरनल मेमोरी में भी हैव 2 पार्ट्स, एक है रजिस्टर और दूसरा है कैश। सर रजिस्टर जो है वो हमने ऑलरेडी प्रोसेसिंग में देखा। कैश इज अ मेमोरी विच इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। सीपीयू बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रैम की स्पीड उतनी नहीं होती, तो कई बार ये स्पीड का मिसमैच हो जाता है। तो यू नीड अ सर्टन गैप इन बिटवीन। वो गैप का काम कौन करेगा? आपका कैश मेमोरी। तो ये जो कैश मेमोरी, ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है। सीपीयू फटाफट से काम करके कैश में डाल देगा, फिर जब रैम फ्री हो जाएगा फिर कैश से वो चीज़ें रैम में चली जाएंगी। कुछ इस हिसाब से मैकेनिज्म होता है। तो इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, नाम है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वी हैव 2 types, RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Random access memory is like a working space of your computer. मतलब ये आपके कंप्यूटर का वर्किंग स्पेस है, जो भी फाइल आप जहां से भी डाउनलोड, ओपन, डिलीट, मॉडिफाई जो भी करते हो वो हार्ड डिस्क से निकल के इसी रैम पे आएगी। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करोगे और काम जब हो जाएगा तो उठा के आप उसको कहाँ रख दोगे? हार्ड डिस्क में उसको रख दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। तो ये थी आपकी रैम वाली मेमोरी। रोम क्या होती है? रीड ओनली, नाम में लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसी मेमोरी कि जहां पे जो डेटा है उसको सिर्फ आप देख सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सर एग्जांपल है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, जो कि आपके मदरबोर्ड पे एक छोटा सा सेल होता है। उस सेल में सर क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वहां पे आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है, तो यूजर उसको चेंज ना करे इसलिए वो रोम की मेमोरी है। मतलब आप उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, आप उसको डिलीट मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रोम मेमोरी। सर कैश एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ वरुण, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। कैश का मतलब होता है, कैश मेमोरी इज एन इंटरनल मेमोरी इन द सीपीयू। तो बेसिकली सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है, रैम की पावर कम होती है। तो जब सीपीयू का काम करके हो गया, वो इंफॉर्मेशन रैम पे देना चाहता है, बट रैम ऑलरेडी फुल हो गया है, तो देयर हैज टू बी अ टेम्पररी स्टोरेज स्पेस, ताकि सीपीयू की भी जगह बच जाए और रैम को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए काम करने के लिए। तो दैट टेम्पररी फेज इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कैश मेमोरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेकेंडरी मेमोरी? ऐसी मेमोरी जो बाद में इस्तेमाल होती है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, ऑल एंड एवरीथिंग अदर देन रैम आर सेकेंडरी स्टोरेज, राइट? तो सेकेंडरी स्टोरेज का रोल क्या होता है? इनका रोल होता है कि बस मेमोरी को, डेटा को स्टोर करे। रैम के जैसा नहीं होता जो चेंज होता है, यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज द वर्चुअल मेमोरी। कंप्यूटर की दुनिया में वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है बट लगती है कि वो है, इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअलाइजेशन। है कम ऑन एक बार वापस से, वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की दुनिया में जो चीज नहीं है बट लगती है कि वो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो एक्चुअल में नहीं है बट आपको लगता है कि वो है, इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी। एग्जांपल, सीपीयू हमेशा रैम से ही बात करेगा। एक बात समझ लो,
CPU हमेशा रैम को ही एक्सेस करेगा, उसको दूसरों से एक्सेस करके बात करना नहीं आता। बट क्योंकि रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, आपके पास रैम है 3 GB की रैम है। अब ये रैम आपके काम के लिए बहुत छोटी है, तो जिन्होंने इन्वेंशन किया उन्होंने सोचा कि यार ऐसा हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या कि हार्ड डिस्क तो खाली पड़ी है अनयूटिलाइज, तो उस पर अगर कोई स्पेस हम ऐसी बना दे और हम CPU को पागल बनाए, उसको ऐसा लगे कि वो रैम को एक्सेस कर रहा है बट एक्चुअली वो CPU को, वो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा है। रैम को वर्चुअली फील होगा कि वो CPU को वर्चुअली फील होगा कि वो रैम को एक्सेस कर रहा है, बट एक्चुअल में वो हार्ड डिस्क को एक्सेस करेगा। तो हार्ड डिस्क पे जो मेमोरी है, जो CPU को लगती है कि वो रैम है बट एक्चुअली वो हार्ड डिस्क है, उसको हम बोलते हैं पेजिंग फाइल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स पार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज रियली वेरी क्लियर। तो 4 टाइप की मेमोरी खत्म यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। तो हार्डवेयर में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज खत्म होता है, तो हार्डवेयर पार्ट गेट्स कंप्लीटेड। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर। वी आर ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ना, वही हम लोग पार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो नाउ वी आर ऑन द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है 2 टाइप के सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर अपना मोबाइल का एग्जांपल ले लो तो एंड्रॉयड आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके लैपटॉप और या फिर आपके पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लो तो आपका विंडोज या iOS, जो मैकबुक एप्पल वाले जो है ना लोग खतरनाक वाले, जो iOS है और जो विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हार्डवेयर को चला ही नहीं सकते। अ हार्डवेयर कैन नॉट रन विदाउट अ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की दुनिया की इस बेसिक लॉजिक को समझिए, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना चल ही नहीं सकता। तो बेसिकली जो बंदा आपके बेसिक हार्डवेयर फंक्शंस को चलाता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके बेसिक फंक्शंस करता है, जैसे आपकी मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, फाइल की मैनेजमेंट करेगा, टास्क की मैनेजमेंट करेगा, आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसको शट डाउन करना, अलग अलग एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना, ये काम किसके होते हैं, सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। करेक्ट। तो ये होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें इंपॉर्टेंट आंसर जो हमको करना है दैट इज फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होता है, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना उसको बाइनरी डिजिट्स समझ में आते हैं और हमको इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो बेसिकली इस इंग्लिश लैंग्वेज के इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करना और फिर हार्डवेयर को देना, और हार्डवेयर का जो आउटपुट है उसको बाइनरी में लेना, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना और यूजर को देना, ये बेसिक काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो वी कैन से दैट इट एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, राइट। इंपॉर्टेंट आंसर अगेन, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है। अभी बेसिकली इसके लिए हम नॉर्मल क्लास में एक मेमोरी टेक्निक देते हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो मैं फटाफट से सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पॉइंट्स को समझा दूंगा, राइट। सो वी हैव परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, यूजर इंटरफेस एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस? इसका ये मतलब है कि जो भी हार्डवेयर आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो वो हार्डवेयर उसका काम करने के लिए उसको कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये मेरा पेन है, मैं इस पेन से अपने टैबलेट पे लिखता हूं तो इसका आउटपुट वहां पे दिखता है, बट इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस। यूजर इंटरफेस, जैसा ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये मेनू का यहाँ पे ओपन होना, इस मेनू का क्लोज होना, दिस इज नथिंग बट द यूजर इंटरफेस। तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब कंप्यूटर पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड देके कंप्यूटर चलता था। आज क्या होता है, आप माउस से चलाते हो, पेन से चलाते हो, टच से चलाते हो, तो ये सारा क्या है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इज नथिंग बट अ डैशबोर्ड जो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में आपका हेल्प करेगा। तो ये भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, सर इसका क्या मतलब है? जैसे आप लोग देखिए, अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लिनोवो का कंप्यूटर और जो प्रोजेक्टर है वो है सोनी कंपनी का। अब सोनी की दुनिया अलग है, लिनोवो की दुनिया अलग है, बट कैसे ये दोनों चीजें आपस में कंपैटिबल होकर काम कर पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। हम लोग इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये एपीआई आपके आंसर में आना चाहिए। एपीआई वो टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग हार्डवेयर को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके काम करवाती है। समझ में आ गया? आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है क्या आपके? हेलो एवरीवन,
बताना कमेंट करके, आर यू वॉचिंग इट? राइट, ओके। तो ये था हार्डवेयर फंक्शंस। फिर बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। जैसा जब भी मैं माय कंप्यूटर ओपन करता हूं तो मेरे को दिखाई देता है कि मेरे कंप्यूटर में कितनी स्पेस है। जैसे चलिए आपके सामने लाइव ओपन करेंगे। अब ये है मेरा माय कंप्यूटर, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखेगा, बट वॉल्यूम जो डिस्क सी है और जो डिस्क डी है उसमें स्पेस कितनी यूज्ड है, फ्री कितनी है, ये मेरे को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मेमोरी मैनेजमेंट का भी जिम्मा किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। टास्क मैनेजमेंट, जैसे अगर आप देखो तो ये एक सॉफ्टवेयर ओपन है, उसके बाद ये ओपन है, ये पैम्पलेट हमने ओपन करे थे, ये देखिए ये वाले, तो दीज आर अलग अलग टास्क। तो ये मल्टीटास्किंग का भी सपोर्ट आपको कौन करवा के देता है? उसका एक ही नाम है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी एंड लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का मतलब है कि आपका कंप्यूटर किसी दूसरे के नेटवर्क में जाके ज्वाइन हो सकता है। ये जो कैपेबिलिटी है ये भी आपको कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अब ये देखिए वाईफाई का यहाँ पे सिंबल है, अभी तो कोई वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, बट अगर कोई वाईफाई होता तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो ये ऑप्शन आपको दिखाना, आपको नेटवर्क में कनेक्ट करवाना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की मम्मी है। विदाउट मम्मी कंप्यूटर नहीं चलेगा। लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब है क्या आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड आईडी लगा सकते हो? यस। सो लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, सी कंप्यूटर की दुनिया में लॉजिकल एक्सेस का मतलब है एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना वाया नेटवर्क, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस। और एक्सेस का मतलब है डेटा को रिट्रीव करना। अब नेटवर्क बाहर भी होता है, आपके कंप्यूटर में इंटरनल नेटवर्क भी होता है, तो उसकी सिक्योरिटी का भी काम कौन करता है भाई? एक ही बंदा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट में दिख रहा है फाइल मैनेजमेंट। इसका मतलब आप रखते हो ना लॉ की फाइल्स अलग, मतलब अगर जैसे आप वीडियोस देख रहे हो तो आपने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए होंगे या किसी फैकल्टी से आपने कुछ नोट्स डाउनलोड किए होंगे, तो अलग अलग फाइल प्रॉपरली फ्रेगमेंटेशन में आपके हार्ड डिस्क में रखना, ये भी काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इतने फंक्शंस। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आपके आंसर में आना चाहिए। तो कौन कौन से याद आ रहे हैं? हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, यूजर इंटरफेस, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हो गए 5 पॉइंट। सिंपल, राइट। चलिए, तो ये था आपका ऑपरेटिंग वाला सॉफ्टवेयर। अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑपरेटिंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सिंपल इन्हें बताता हूं, जैसी नीड वैसा सॉफ्टवेयर, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब अगर मुझे लेटर टाइप करना है तो मैं वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, मुझे अगर प्रेजेंटेशन बना तो मैं पीपीटी का इस्तेमाल करूंगा, मुझे अगर वीडियो एडिटिंग करनी तो मैं अलग टाइप का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा। तो जैसी नीड वैसा सॉफ्टवेयर, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपके नीड के हिसाब से चेंज होता है। जैसे आपके फ़ोन में चैटिंग के लिए व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बैठेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मम्मी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चा है, तो बच्चा मम्मी के साथ ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? फटाफट से सिर्फ नेम को रिवाइज कर लेंगे। एप्लीकेशन सूट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, कंटेंट एक्सेस, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन, और इनमें से कोई भी 4 आपको याद आने चाहिए। तो कौन कौन से याद आएंगे? मीडिया एक्सेस, कंटेंट डेवलपमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो यहां पे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट खत्म होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इंपॉर्टेंट आंसर, कुछ बेनिफिट्स कुछ डिसएडवांटेजेस। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है? बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट बात में। सबसे पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसी नीड वैसा सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी नीड को एड्रेस करेगा। ये इसको वायरसेस से थ्रेट कम है। अब ये ना थोड़ा कॉमेडी सा पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज आईसीआई डिसएडवांटेज में वापस बोलता है कि इन्फेक्शन हो सकता है मैलवेयर से, तो उसी पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और लास्ट में निकला है रेगुलर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर में आता है क्या अपडेट? विंडोज में अपडेट आता है। अब बोलोगे सर हमको तो कभी आया नहीं अपडेट। बेटा तुम्हारे पास ना पायरेटेड विंडो होगी, ठीक है। मेरे पास है जेन्युइन विंडोज। तो जहां पे जेन्युइन विंडोज होती है
माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे अपडेट आते हैं, आपके मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत बार हुए रहेंगे ना अपडेट, तो अपडेशन होता रहता है, तो ये बेनिफिट है। लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर। व्हाट आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सस्ता नहीं है, महंगा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाना इतना सस्ता नहीं है, तो द डेवलपमेंट इज कॉस्टली। और उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया क्या, कि इसको मैलवेयर या वायरस से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये दोनों पार्ट खत्म होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा, अब जाएंगे डेटा बेस सिस्टम्स पे, दैट इज कॉल्ड एज डेटा रिसोर्सेस। वरुण हंस रहे, राइट? वरुण क्या आपके पास पायरेटेड विंडो है? इज इट? चलिए डेटा रिसोर्स की बात करेंगे। तो डेटा रिसोर्स में हमारे पास तीन पार्ट है, डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीन पार्ट, क्या क्या? डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेटा? मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो आपके अगर बेड पे आपके सारे सब्जेक्ट्स की बुक बिखरी पड़ी है, सो हम बोलेंगे कि वो डेटा है, बिकॉज इट इज नॉट सॉर्टेड, उसमें से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो डेटा है। डेटाबेस का मतलब क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर आपने क्या करा, कॉस्टिंग की बुक्स एक जगह पे रख ली, टैक्स की बुक एक जगह आपने सब जो है वो सॉर्टिंग कर ली, तो दैट विल बिकम अ प्रॉपर डेटाबेस। अब आप क्या करते हो कि आपके पास एक कबर्ड है घर पे, कि जहां पे आपने सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड किया है, ऊपर आपने टैक्स रखा, नीचे आपने कॉस्टिंग रखा, फिर आपने हमारा सब्जेक्ट EIS SM रखा, फिर आपने अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट एंड सो ऑन। अभी आपने क्या करा, वो सारा कुछ कैटेगराइज करके रखा आपके कबर्ड में। तो बेसिकली आपकी जो कबर्ड है दैट इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आ गया द डिफरेंस बिटवीन डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? अब बात करेंगे डेटाबेस मॉडल की। तो इस दुनिया में अभी तक 4 टाइप के डेटाबेस है, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, बड़ा सिंपल इसका एग्जांपल देके बताता हूं। ये देखिए हायरार्की का मतलब होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की हायरार्की होती है ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट, उसके नीचे कुछ लोग, फिर वो मैनेजर्स के नीचे लोग काम करने वाले, फिर इनके नीचे और लोग, ऐसा ये लेयर बढ़ते जाता है, ऐसा ये लेयर बढ़ते जाता है। तो हायरार्किकल डेटाबेस मतलब एक ऐसा डेटाबेस जहां पे अपने डेटा को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, हर डेटा, और मतलब दिस इज वन सेट ऑफ डेटा एंड दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ डेटा। ये 2 टाइप के डेटा में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, जो ऊपर है वो पेरेंट है, जो नीचे है वो चाइल्ड है। फिर ये चाइल्ड के नीचे भी एक और नोड है, तो वो चाइल्ड भी तो कभी ना कभी पेरेंट बनेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ये बच्चा भी कभी ना कभी पापा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो पहले बच्चा था, ये रिलेशन में ये बच्चा है, और अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करो तो ये पेरेंट बनेगा, ये चाइल्ड बनेगा। समझ में आ गया? तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। हायरार्किकल डेटाबेस का एक प्रॉब्लम ये है कि हायरार्की, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको ऊपर के डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपको नीचे से ही ऊपर जाना पड़ेगा। एक तो बॉटम अप अप्रोच होगा या टॉप डाउन अप्रोच होगा। आप बीच में से भी कहीं से भी कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर स्टेप्स। समझ में आ रहा है? यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर स्टेप्स। ये होता है आपका हायरार्किकल डेटाबेस। सर ऐसा डेटाबेस कहां पे इस्तेमाल होता है? जहां पे डेटा की सिक्योरिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। जैसे एग्जांपल ले लो, इंडिया का डिफेंस, इंडिया का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनका जो डेटा है वो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल पे, बिकॉज सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए। तो जो सबसे ऊपर डेटाबेस है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। समझ में आ गया? सिंपल। क्या हम अभी भी जुड़े हुए हैं? कमेंट करके बताइए मुझे, क्या हम अभी भी जुड़े हुए हैं? राइट, सो वी आर ऑनलाइन अगेन। I'll just wait for a minute. राइट, तो ये तो आपका हायरार्किकल डेटाबेस। नेक्स्ट टाइप का डेटाबेस जो दुनिया में है उसका नाम है नेटवर्क डेटाबेस। तो बेसिकली नेटवर्क डेटाबेस कौन से टाइप का डेटाबेस है? नेटवर्क जो डेटाबेस है इट इज लाइक हायरार्किकल डेटाबेस ओनली। वहां भी पेरेंट चाइल्ड नोड रिलेशनशिप है, बट नेटवर्क डेटाबेस में एक ये फायदा है कि यहां पे आप कोई भी डेटा को रैंडमली कभी भी एक्सेस कर सकते हो।
कोई भी डेटा को रैंडमली कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। हायरार्की में क्या हो रहा था, आपको स्टेप वाइज जाना पड़ रहा था, बट नेटवर्क में क्या होगा, आप कभी भी किसको भी एक्सेस कर सकते हो, बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर। तो ये था आपका नेटवर्क वाला डेटाबेस। सर डीबीएमएस क्रिएट करने वाले सॉफ्टवेयर को भी एड्रेस करना होगा ना? हाँ डेफिनेटली हितेश, मैं इसको एड्रेस करूंगा। हम पहले आपके डेटाबेस की बात करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे जाएंगे हम बाद में। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। रिलेशनल डेटाबेस का क्या मतलब है? ऐसा डेटाबेस जो कि रिलेशन पे बेस्ड है। अच्छा, ऐसा डेटाबेस जो रिलेशन पे बेस्ड है, जो तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपरली सिंपल सोबर अच्छी वाली बात करें, अच्छे बच्चे के जैसे समझना कि रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? ऐसा डेटाबेस जहाँ पे एक डेटा किसी दूसरे डेटा पे डिपेंडेंट है, अगर वो पहला डेटा चेंज होता है तो दूसरा डेटा भी चेंज हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे अगर आपका डेट ऑफ फाइलिंग बदल गया तो उस केस में आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपका टोटल इनकम आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली टैक्स कैलकुलेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो डेटाबेस इस्तेमाल होता है उसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है और एक का रिलेशन किसी दूसरे के साथ आप स्थापित कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बच्चे समझ गए मैं जो कह रहा हूँ। बच्चे बड़े शैतान होते हैं और आप तो बहुत काफी तेज हो यहाँ पे, समझ ही गए आप। बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। अब ये नाम बता रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, तो ऐसा डेटाबेस जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आप बनाते हो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, बेसिकली ये जो डेटाबेस है ये अपने आप में कुछ नया डेटाबेस नहीं है। एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है उसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है चीजें वो वहां से उठा लो और साथ में आके उसकी असेंबलिंग कर दो, इसको बोलेंगे बन गया आपका डेटाबेस, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो बेसिकली सर हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें जो डेटाबेस का टाइप होता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये डेटाबेस थोड़ा सा महंगा होता है, ये डेटाबेस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बिकॉज आपको नए से क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी जो चीज़ें दुनिया में इस मौजूद है उनको मतलब जो सॉफ्टवेयर में जो आपके अलग अलग डेटाबेस में वहाँ से जैसे आपको उठा के उसको असेंबलिंग करना है। समझ में आ रहा है? राइट। सी आई नो कि थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्टिविटी का दिक्कत आ रही है, बट प्लीज़ बेयर विद दिस बिकॉज क्या है कि पूरे इंडिया में अभी इंटरनेट पे सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं तो बैंडविड्थ जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस में हमको मिल रहा है। सो जस्ट थोड़ा सा आपको उसको हौसला बनाए रखना है। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम द डेटाबेस इज एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेजेस? इसके लिए भी हमारे पास मेमोरी टेक्निक है बट हम लोग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। पहले 3 की बात करेंगे। परमिटिंग डेटा शेयरिंग, मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी एंड इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म परमिटिंग डेटा शेयरिंग? डेटाबेस क्योंकि आपके पास है और क्योंकि आपको ये स्टोरेज करने में हेल्प कर सकता है तो आपको शेयर भी कर सकते हो। जो चीज़ आप स्टोर करते हो तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो। तो डेटाबेस आपको डेटा शेयर करने का परमिट भी देता है, मतलब ये आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा डेटा को शेयर करने में। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी कुछ डेटा अगर होगा, जैसा ही आपको एक्सपीरियंस आया होगा कि आपने कुछ एक क्वेश्चन हितेश का आया है, मैं उसको आराम से लूंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर लूँ। जैसा आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा आया होगा कि जब भी आप कोई सेम फाइल एक जगह पे अलग से कॉपी पेस्ट करते हो तो कंप्यूटर आपको एरर दे देगा कि द सेम फाइल एग्जिस्ट वेदर यू वांट टू रिप्लेस इट और ओवरराइट दैट फाइल। तो बेसिकली आपके डेटा के डुप्लीकेशन को होने से बचाता है कौन? आपका डेटाबेस सिस्टम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जो कहता है, हितेश अलवानी का क्वेश्चन है कि सर गूगल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस पर वर्क करता है। रोहित कुमार ज्वाइन हो चुके, हाय रोहित। करता है, यस, इवन गूगल वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बिकॉज गूगल का काम डेटाबेस क्रिएट करना नहीं है, गूगल का काम है डेटा प्रोवाइड करना। डेटाबेस तो कोई और क्रिएट करेगा। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो डेटाबेस बनाते हैं उस कंपनी का नाम है ओरेकल, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपके डेटा का जो कंटेंट है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है। तो ये हमारे इंटेंशन को साथ कौन देता है? आपका डेटाबेस, बाय सिक्योरिटी रखता है, सिंपल।
प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, यूजर फ्रेंडली एंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? डेटाबेस ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप जब भी कॉपी पेस्ट करते हो या जो भी कुछ आप करते हो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है। मतलब आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, भले ही आपकी प्रोफाइल पिक अलग है, मेरी प्रोफाइल पिक अलग है, बट द पैटर्न ऑफ स्टोरेज इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द सर्वर ऑफ फेसबुक। सो प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, यूजर फ्रेंडली डेटाबेस है इसीलिए आप आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मुझे बताइए, अगर डेटाबेस नहीं होता तो कंप्यूटर में कौन सा डेटा किधर है आपको पता कैसे चलता? तो थोड़ा सा डेटाबेस के एक्सेस के इस तरीके को यूजर फ्रेंडली कौन बनाता है? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया कि हमको डेटा में चाहिए 3 चीजें, CIA, यहां पे मैं लिख देता हूं CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है मेरा डेटा सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए, इंटीग्रिटी का मतलब है मेरे डेटा का कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है मेरा डेटा मुझे अवेलेबल चाहिए जब मुझे उसको एक्सेस करना है। तो बेसिकली ये तीनों चीज हमको डेटा में चाहिए, और ये जो हमको चाहिए ही चाहिए, इसमें हेल्प कौन करेगा? डेटाबेस। सिक्योरिटी लगाने में हेल्प करेगा। सिक्योरिटी लगाना, इसको कंप्यूटर की भाषा में हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कंट्रोल्स लगाना, राइट। और लास्ट के 2, अचीविंग प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस एंड फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहां पे जरा देखिए, इन अ डीबीएमएस डेटा डज नॉट रिसाइड इन एप्लीकेशन बट डेटाबेस प्रोग्राम्स एंड डेटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चैप्टर 2 का जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर के वर्किंग के होते हैं 2 पार्ट, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो बेसिकली डेटाबेस के होने से एप्लीकेशन अलग जगह स्टोर है और उस एप्लीकेशन में आने वाला डेटा अलग जगह स्टोर है। तो एप्लीकेशन और डेटाबेस एक ही सिस्टम पे नहीं है, दीज आर 2 डिफरेंट सिस्टम, और जहां पे प्रोसेस को डिवाइड होता है तो परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आप एक प्रोग्राम डेवलपर हो तो, या फिर आपके कोई दोस्त होगा तो उससे जाके पूछना, जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है ना, सॉफ्टवेयर का या फिर कह लो मोबाइल ऐप्स का, तो सबसे बड़ी उसको होती है टेंशन कि भैया इसमें जो डेटा आने वाला है वो मैं कहाँ पे स्टोर करूँ। तो क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लोगों ने डेवलप कर रखी है, तो नाउ द प्रोग्रामर कैन फोकस ओनली ऑन एप्लीकेशन एंड ही डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द डेटाबेस। सो एप्लीकेशन का फास्टर डेवलपमेंट में भी कौन एनेबलेशन देता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है आपके कुछ एडवांटेजेस ऑफ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, एवरी कॉइन हैज 2 साइड। ये बहुत कॉस्टली है, ऑब्वियसली सस्ता तो है नहीं। डेटाबेस कोई तरबूज तो है नहीं जो आपको मिल जाएगा ऐसे ही शहर में कहीं, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। एंड सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी एक एडवांटेज है तो सिक्योरिटी नहीं है ये डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज आप जानते हो ना हैकिंग तो हो ही जाती है, गवर्नमेंट की बड़े से बड़ी वेबसाइट भी हैक हो सकती है। तो डेटाबेस की एक अनगिनत या क्या कह लो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है उसकी सिक्योरिटी वीक है। ये ना कंप्यूटर की दुनिया में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको आएंगे कि एडवांटेजेस में बोलेंगे कि एक नंबर बात है, और डिसएडवांटेज में उसी पॉइंट को बोलेंगे कि अरे ये थोड़ा सा खराब है। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू डेटाबेस। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा खत्म, नेटवर्क की बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नेटवर्क? रोहित जायसवाल, सर EIS चैप्टर 2 का कुछ पार्ट बाकी है। डियर रोहित, EIS के चैप्टर 2 का कुछ भी पार्ट बाकी नहीं है, हमने इसको सारा कवर किया है। इसके मैंने 2 हिस्से करे, लेक्चर 2A एंड लेक्चर 2B, इसको अच्छे से आप जाके देखिए। इसके बावजूद जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने पूरा की पूरा कवर किया है। इसके बावजूद अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हो, राइट। रोहित जायसवाल, आपकी क्वेरी को हमने हैंडल किया है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है 2 चीजों के बीच का कनेक्शन। हाँ, अब तो आप समझ ही गए, नेटवर्किंग जरूरी है भाई। जब एक जगह से दूसरे जगह डेटा को जाना है, जब एक जगह से दूसरे जगह डेटा को जाना है तो नेटवर्क जरूरी है, राइट। तो जैसे रियल लाइफ में भी नेटवर्क जरूरी है, उसी लॉजिक से कंप्यूटर की दुनिया में भी नेटवर्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ लो इस बात को, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, तो ये है आपका नेटवर्क। तो बेसिकली कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्क इज व्हाट?
इट इज अ कम्युनिकेशन लाइन जहां से एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। अब दुनिया में दो टाइप के नेटवर्क है, एक है वायरलेस नेटवर्क और दूसरा है वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क का दूसरा नाम है कनेक्शनलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क का नाम है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट देखिए। नेटवर्क मॉडल में चार चीजें आती है, नेटवर्क मॉडल में चार चीजें आती है, राउटिंग, बैंडविड्थ, रेसिलियंस एंड कंटेंशन। राउटिंग का मतलब होता है कि ट्रैफिक पुलिस। जैसे अगर बहुत ज्यादा नेटवर्क में ट्रैफिक आ गई तो राउटिंग का मतलब होता है कि डेटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना, प्रॉपर राउटिंग करना। आपने ईमेल भेजा तो आपके यहां से डेटा जीमेल के सर्वर पे गया, बट जीमेल तो यूएसए में है ना, गूगल तो यूएसए में, आपका कंप्यूटर इधर है, यहां से डेटा यूएसए में तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में जाएगा, बट उसको प्रॉपरली भेजना इज कॉल्ड एज राउटिंग। डेटा को प्रॉपर डायरेक्शन देना इज कॉल्ड एज राउटिंग। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक डेटा में कितनी कैपेसिटी है, एक नेटवर्क में कितनी कैपेसिटी है डेटा को ले जाने की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। नेक्स्ट है रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब होता है आपका नेटवर्क बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नेटवर्क भरोसेमंद होता है, रोबस्ट सर्विस होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, और कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए इसका तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते ही हो, आप समझ ही गए मैं किस बारे में बता रहा हूं। कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है कि जब भी दो लोग एक साथ किसी नेटवर्क में किसी एक फाइल को एक्सेस करते हैं तो एक को वो फाइल रीड ओनली दिखाई देगी और दूसरे को वो फाइल प्रॉपरली एक्सेसिबल हो जाएगी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने मिलकर एक ही फाइल को एक्सेस किया, आपको दिखता है रीड ओनली और उसको वो फाइल प्रॉपरली एक्सेसिबल हो गई? इसको हम बोलते हैं दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। Is the stream going on properly? Answer is yes. Benefits of computer network. What are the various types of benefits of computer network? Let us see the first. सबसे पहले बहुत सिंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि नेटवर्क है इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं और लास्ट में वो डेटा कंपाइल हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसोर्स शेयरिंग? बिकॉज नेटवर्क है इसलिए एक रिसोर्स आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, जैसे दो कंप्यूटर मिलके एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, सिंपल, रिसोर्स शेयरिंग इसको कहते हैं। कंप्यूटेशनल पावर, हितेश कह रहे कंटेंशन समझ नहीं आया। एक सिंपल एग्जांपल ले लो हितेश। अच्छा चलिए कंप्यूटेशनल पावर को एक्सप्लेन करता हूं, लेट मी फिनिश दिस बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कंप्यूटेशनल पावर का मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन के टाइम पे हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली नेटवर्क के वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो सीपीयू है वो साथ में पैरेलली काम कर सकते हैं, तो सबकी सीपीयू की जो पावर है वो पैरेलली काम करेगी, तो कंप्यूटेशनल पावर भी पैरेलली काम करेगा। इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहले तीन बेनिफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड कंप्यूटेशनल पावर। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है रेसिलियंस, और लास्ट में दिख रहा है यूजर कम्युनिकेशन। यूजर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैटिंग वैटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है किसका? नेटवर्क का। हाँ, तो अब हम लोग हितेश का डाउट लेंगे, दैट इज कंटेंशन। कंटेंशन का हितेश ये मतलब है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में एक सेंट्रल कंप्यूटर है, आप एक आर्टिकल हो और मैं भी मैं और आप एक कॉमन ऑफिस में हम आर्टिकल है। अभी एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को आप भी एक्सेस करो मैं भी एक्सेस करो, हम दोनों ने हमारे कंप्यूटर से एक साथ उस फाइल को क्लिक किया। तो बिकॉज एक साथ फाइल को क्लिक किया तो अगर ये फाइल दोनों को ओपन अप हो जाएगी एक्सेस के लिए प्रॉपर, तो फिर डेटा मिक्सअप हो सकता है, डेटा मिक्सअप हो सकता है। इसको रोकने के लिए कंप्यूटर के दुनिया में नेटवर्क क्या करता है, जिसका क्लिक पहले आया उसको फाइल पूरी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगी, और जो दूसरे का लेट क्लिक आया उसको वो फाइल सिर्फ रीड ओनली दिखाई देगी। ये जो कंट्रोल है इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंशन। समझ में आ गया? ओके। सो ये था आपका नेटवर्क के रिलेटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। पीपल मतलब यूजर, हम। क्या हम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट है? यस।
विदाउट अस द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। हम है तो कंप्यूटर है, हम नहीं है तो डेटा फिर अंदर कौन लेके जाएगा? समझ में आ रहा है? राइट। तो यहां पे सक्सेसफुली हमने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को खत्म किया है। एक छोटा सा पार्ट यहां से रह जाता है, डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ये पार्ट यहां से रहता है। चलिए उसको हम लोग करेंगे। तो वी हैव 3 थिंग्स आउट हियर। एक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस एंड नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे आपकी बिग डेटा कॉन्सेप्ट पे। ये डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। बिग डेटा जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बहुत बड़ा डेटा। सिंपल एग्जांपल में बिग डेटा मतलब वो डेटा जो पूरी दुनिया भर में रोज के पैमाने पे क्रिएट हो रहा है। आप खुद का एग्जांपल लीजिए, एक दिन में आप कितना डेटा क्रिएट करते हो? फेसबुक पे कमेंट किया, यूट्यूब पे कमेंट किया, फेसबुक पे डीपी को लगाया, व्हाट्सएप पे स्टोरी को लगाया, व्हाट्सएप पे डीपी को चेंज किया, मतलब आपने कितना सारा डेटा क्रिएट किया। बट आप तो इंडिविजुअल हो, ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशंस है और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे ई कॉमर्स, गूगल, एप्पल, फेसबुक, हमारी क्लासेस, आईसीआई, सारे के सारे लोग। और अभी तो सारे के सारे लोग घर पे वेले बैठे, सबकी सब डेटा क्रिएट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो डेटा है, इसको ही हम लोग कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पे जितना डेटा है एक दिन में जितना क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा। इतना डेटा बड़ा, इतना दिन पर दिन इस डेटा का साइज बढ़ते जा रहा है, इसको प्रोसेसिंग करना बड़ा डिफिकल्ट है। इस डेटा को प्रोसेसिंग करने के कुछ फायदे हैं जो रिसेंटली आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। आपके एग्जामिनेशन के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डेटा ब्रिंग्स इन मल्टीपल बेनिफिट्स सच एज सो एंड सो, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस एंड बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या क्या बेनिफिट है? बिजनेस कैन यूटिलाइज आउटसाइड इंटेलिजेंस व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। बिग डेटा का एनालिसिस करने से क्या होगा? आपको डिसीजन मेकिंग होगा। जैसे इमेजिन कीजिए फेसबुक के पास कितना सारा डेटाबेस है, तो उसका एनालिसिस करने से उसको पता चलेगा कि हमने फेसबुक में और क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। एक्सेस टू सोशल डेटा फ्रॉम सर्च इंजिन्स एंड साइट्स लाइक फेसबुक, मैंने बताया। ट्विटर आर एनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड ट्यून देयर बिजनेस स्ट्रेटजीज। बहुत ज्यादा, आप हमारा एग्जांपल ले लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लो, सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। इवन यूट्यूब इज अ सोशल प्लेटफॉर्म, राइट? तो यहां से हम लोग क्या करें? डेटा एनालिसिस करें, और हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड सो ऑन। जैसे अब कोरोना वायरस पहले चाइना में स्टार्ट हुआ, वुहान में, अगर उसकी इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल पे इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलती, तो इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लोग नहीं ले सकते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे जो लॉकडाउन चला है, उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा, इसकी चर्चाएं न्यूज चैनल्स पे चल रही है। तो ये जो डेटा से क्या होता है, इसके एनालिसिस से फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प होती है। जो रिस्क आने वाली फ्यूचर, उसके लिए आप आज ही प्लानिंग कर लो। तो इस टाइप के कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स। इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, अगेन कस्टमर का बिहेवियर सोशल प्लेटफॉर्म से समझ में आता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। समझ में आ रहा है? एंड बेटर ऑपरेशनल इफिशिएंसी। बिग डेटा में बेटर ऑपरेशनल इफिशिएंसी कैसी आती है? बिकॉज अगर आपके पास प्रोसेसिंग सही है तो आपको पता चलेगा कौन सा डेटा रेलेवेंट है, कौन सा डेटा इररेलेवेंट है। तो जो इररेलेवेंट डेटा है उसको आप डिलीट कर दीजिए। कौन सा डेटा का डुप्लीकेशन हो रखा है, तो जो डेटा रिडंडेंट है उसको डिलीट कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल इफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर बिग डेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बिकॉज अभी हाल ही में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। नेक्स्ट वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस। इसको सिंपल भाषा में लिख दीजिए, डेटा गोडाउन। डेटा गोडाउन, डेटा वेयरहाउस, वेयरहाउस का मतलब होता है गोदाम। तो बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत सारी ब्रांचेस के साथ काम करता है, तो वो जो मेंटेन करते हैं सेंट्रल डेटाबेस, जो मैं हमेशा कहता हूं, उसका नाम है डेटा वेयरहाउस। उसका क्या नाम है? डेटा वेयरहाउस। तो बेसिकली डेटा वेयरहाउस वो जगह है कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग टाइप की ब्रांचेस से डेटा पूरा की पूरा वहां पे आके स्टोर होता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, डोमिनोज। डोमिनोज इंडिया का बहुत सारे, उसमें जो उनका इंडियन यूनिट है, जुबिलिएंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है इंडिया में जो डोमिनोज के सारे स्टोर्स चलाती है। उनके पास मास्टर फ्रेंचाइजी है। तो डोमिनोज के जितने भी स्टोर है पूरे इंडिया में, उनका डेटाबेस सेंट्रली मेंटेन होता है। तो जुबिलिएंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास जो डेटाबेस है उसका नाम है डेटा वेयरहाउस।
तो सर डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, रोजाना बेसिस पे ब्रांचेस का जो डेटा है वो वहां पे जमा होते रहता है फॉर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर फॉर सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। वेदर द स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपर, एक बार कमेंट करके बताना मेरे को। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आई जस्ट वेट फॉर मिनट। जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए क्या मैं लाइव हूं, मैं क्या आपको दिख रहा हूं। यस, वी आर लाइव अगेन। सो ये होता है डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस। सो बेसिकली हर टाइप का डेटा जाता है क्या डेटाबेस में, नहीं, इट यूजेस नॉन ऑपरेशनल डेटा। अब देखिए जो ब्रांचेस है ना डोमिनोज की, अब इमेजिन कीजिए आप जो भी सिटी में रहते हो इंडिया के, वहां पे अगर डोमिनोज का स्टोर है तो उधर रोज के बेसिस पे दो टाइप का डेटा क्रिएट हो रहा है। एक होता है ऑपरेशनल डेटा और दूसरा होता है नॉन ऑपरेशनल डेटा। सर ऑपरेशनल डेटा वो डेटा होता है जो कि रोजाना बेसिस पे डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है। नॉन ऑपरेशनल डेटा है जो कि एनालिसिस से रिलेटेड है। नॉन ऑपरेशनल डेटा में क्या आएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, सेल्स कितना हो गया, उस स्पेसिफिक ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये सारा कुछ कहाँ पे आएगा, नॉन ऑपरेशनल डेटा में, राइट। एम्प्लॉय छुट्टी पे गया, साफ सफाई हुई या नहीं, एम्प्लॉय कितने काम कर रहे, उनकी सैलरी पेमेंट, ये हो गया ऑपरेशनल डेटा। तो डेटा वेयरहाउस में सिर्फ नॉन ऑपरेशनल डेटा जाता है। व्हाई? बिकॉज एनालिसिस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डेटा भरो ना। आपके पास एक तो पहले स्टोरेज स्पेस की लिमिटेशन है, तो ऑपरेशनल डेटा भर के करोगे क्या आप, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द डेटा इज टाइम वेरिएंट। इसका ये मतलब है कि जब भी डेटाबेस किसी स्पेसिफिक ब्रांच से डेटा वेयरहाउस में अपलोड होता है तो उस पर टाइम स्टैंपिंग होती है। उस पर क्या होती है, टाइम स्टैंपिंग, मतलब आपको पता चलता है कि ये डेटा कब गया डेटा वेयरहाउस में, समझ रहे हो। डेटा इज स्टैंडर्डाइज। स्टोरेज करने का पैटर्न कैसा होता है मैंने आपको पहले ही बताया, स्टैंडर्डाइज्ड। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस के पॉइंट में कुछ ही देर पहले देखा, प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी। तो मैंने वहां पे बताया था कि स्टोरेज कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, राइट। अब दो टाइप के अप्रोच है आपके डेटा वेयरहाउस में, एक है बॉटम अप अप्रोच और दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बॉटम अप अप्रोच, जरा इसको समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। फटाफट से हम समझेंगे बॉटम अप अप्रोच। जुबिलिएंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस एग्जांपल लेंगे दिल्ली में, उनके 100 से ज़्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में डोमिनोज के रिलेटेड, ठीक है। अभी हम डेटा वेयरहाउस को सेटअप कर रहे हैं, तो बॉटम अप अप्रोच क्या कहता है कि हर ब्रांच पे छोटे छोटे डेटाबेस लगा दो, उनका हम बोलेंगे डेटा मार्ट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, डेटा मार्ट। अभी ये जो डेटा मार्ट है यहाँ पे रोजाना बेसिस पे उन स्पेसिफिक ब्रांच का डेटा उस डेटा मार्ट पे स्टोर हो रहा है, और जब डे एंड होता है तो इन डेटा मार्ट से नॉन ऑपरेशनल डेटा निकल के फिर सीधा ऊपर डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है। सो हम बोलेंगे नीचे कलेक्शन एजेंट्स है और वो कलेक्शन करने के बाद सिर्फ जो मेन पार्ट है वो ऊपर भेजेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है कि डेटा पहले ब्रांच से सीधा डेटा वेयरहाउस में आएगा, फिर वहां पे उसको ब्रांच वाइज कैटेगराइज करेंगे और फिर ब्रांचेस पे उसको एनालिसिस के लिए वापस भेज देंगे। इसको हम बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। पहले डेटा सेंट्रल जाएगा, फिर उसके बाद एनालिसिस करके जो ऑपरेशनल डेटा है उसको बाहर निकाल देंगे और वो ब्रांचेस पे वापस दे देंगे। तो पहले टॉप फिर बॉटम, इसको बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। और जो पहले देखा उसका क्या नाम था, बॉटम अप अप्रोच। समझ में आ गया, वेरी गुड। पेन कहाँ चला गया। अब डेटा वेयरहाउस के क्या बेनिफिट है, डेटा सेंट्रलाइज मेंटेन होता है। सेंट्रलाइज मेंटेन होता है तो आपको मैनेजमेंट करना इजी है, क्योंकि सिर्फ नॉन ऑपरेशनल डेटा अपलोड होता है तो बहुत सारा स्पेस, स्टोरेज स्पेस आपका बच जाता है। क्योंकि डेटा बहुत सेंट्रलाइज मेंटेन होता है तो एनालिसिस करने में और फटाफट से इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन मेकिंग करने में डेटा वेयरहाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका डेटा सिक्योर रहता है, आपका डेटा सिक्योर रहता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर डेटा वेयरहाउस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेटा माइनिंग। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल डेटा माइनिंग का, ये ऑलरेडी हमने जब चैप्टर 2 में किया था डेटा एनालिटिक्स, उसमें डेटा माइनिंग का रेफरेंस आया था। क्या होता है डेटा माइनिंग, बहुत सारे बिलियंस ऑफ जेटाबाइट्स ऑफ डेटा में से एग्जैक्ट डेटा को डिगअप करके बाहर निकालना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग।
मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा है, उसमें से स्पेसिफिक लोगों पे एडवर्टीजमेंट करना, मतलब ही इतने सारे डेटाबेस में से स्पेसिफिक लोगों का डेटा बाहर निकालना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग, राइट। तो यहां पे हमारे चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि काफी सिंपल है, आपके ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट से रिलेटेड। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका सबका फेवरेट है, जो आपको मन से बहुत पसंद है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। जरा इसको देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। आई एम बैक। थोड़ा सा कभी कभी 1 मिनट का ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। सो वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। हितेश कह रहे बिल्कुल पसंद नहीं, अरे ऐसा मत बोलो, जो चीज तुमको पसंद नहीं तुमको वही करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन के एंगल से देखना तो ये कंट्रोल में से बहुत पूछते हैं, और एमसीक्यू में तो इंस्टीट्यूट धूम मचाएगा इसमें। बट हमारे रिवीजन लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो समझने का ट्राई कीजिए। कंट्रोल जो है वो पूरे बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं एक बार चार्ट्स को ओपन करूंगा ताकि हम लोग कंट्रोल पे हमारा कंट्रोल आ जाए। क्या लाइन बोल दी मैंने, कंट्रोल में हमारा कंट्रोल आ जाए, वाओ ग्रेट। तो ये देखिए, कंट्रोल में हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि कंट्रोल क्यों लगाना है, फिर कितने टाइप के कंट्रोल है। तो बेसिकली कंट्रोल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स एंड बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 3 टाइप है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स के हिसाब से 2 है, ये बहुत सिंपल है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल। अभी नीचे जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है, इसकी मैं अलग कैटेगरी बनाऊंगा, जब हम वहां जाएंगे उसको हम लोग देख लेंगे। वहां पे हमको देखना है टेक्निकल एक्सपोजर, असिंक्रोनस अटैक। बेसिकली आपका ये रिस्क है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे हैकिंग वगैरह का एग्जाम्पल आएगा, तो ये आपके डेटाबेस पे आने वाली विपत्ति है, रिस्क है। जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, आय है, जितना सिंपल नाम है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड सा और लेंदी सा ये कॉन्सेप्ट है, जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिर ऑडिट फंक्शन के हिसाब से 2 टाइप के कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। समझ में आ गया। मैनेजरियल कंट्रोल जब हम करेंगे तब आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा एमबीए का क्लास चल रहा है। और एप्लीकेशन कंट्रोल का देखिए चार्ट बी, डैन डैन, ये चार्ट आपके सामने इतना बड़ा है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। उसमें क्या क्या पार्ट है, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, सर चकरा रहा है क्या, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल एंड डेटा बेस कंट्रोल। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आराम से चीजें हो जाएंगी, राइट। तो व्हाट इज आवर टारगेट एज ऑफ टुडे, आज हम लोग कहां तक करेंगे, हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इस कंट्रोल को खत्म करेंगे, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, एंड एनवायरमेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल, यहां तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल का नीड क्या है, क्या लगता है आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में या आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल लगाना मतलब क्या होता है। बेसिकली कंट्रोल लगाना मतलब आपके आईटी सिस्टम्स को सिक्योर रखना, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन करना, प्रोसेसिंग का सही तरीके से होना और सही आउटपुट आना, इसके लिए आप क्या लगाते हो, कंट्रोल लगाते हो। तो बेसिकली कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपली कंट्रोल के 3 ऑब्जेक्टिव होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक और टाइमलीनेस। ये 4 चीजें हमको डेटा में चाहिए, इसीलिए हम कंट्रोल लगाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हमने देख लिया ऑलरेडी। टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है सर, आपका डेटा सही टाइम पे अपडेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। समझ में आ गया, ये मतलब होता है आपका टाइमलीनेस के रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो 3 टाइप के कंट्रोल्स है, एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल,
दूसरा है डिटेक्टिव कंट्रोल और तीसरा है करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। तो बेसिकली अगर ये आपका डेटाबेस है तो इसके आगे 3 टाइप की वॉल्स है। पहले है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कंट्रोल खत्म हो गया तो नेक्स्ट टाइप की वॉल आएगी कि डिटेक्टिव कंट्रोल, बिकॉज गड़बड़ हुई है ये डिटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो वॉल आएगी वो होगी आपकी करेक्टिव कंट्रोल। गड़बड़ हो गई, अब उसको ठीक करना, उसके लॉस के एक्सपोजर को मिनिमाइज करना, ऐसे वाले कंट्रोल उसको क्या बोलेंगे? करेक्टिव कंट्रोल। वेदर आई एम ऑनलाइन, क्या आपको प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है? एक बार कमेंट करके बताना मेरे को, बिकॉज मैं चाहता हूं कि कंट्रोल वाला पार्ट अच्छे से आपका रिवाइज हो जाए। ओके, सो इट इज गोइंग गुड, ठीक है। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल ऐसे टाइप के कंट्रोल है जो डैमेज होने से बचाते हैं। जैसे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लगाते हो तो क्यों लगाते हो? वायरस से बचाव के लिए, वो कंटिन्यू स्कैनिंग करते रहता है। तो प्रिवेंशन वाले जो कंट्रोल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव कंट्रोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? जैसे अभी जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है लॉकडाउन, क्यों चल रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो जाए। तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रिवेंटिव कंट्रोल। सिंपल। प्रिवेंटिव कंट्रोल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स: क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आर द वल्नरेबिलिटी एंड व्हाट आर द थ्रेट्स, एंड उसके बाद में जो भी प्रोबेबल सॉल्यूशन है उसको देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका डिटेक्टिव कंट्रोल। अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मतलब अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल हार गया तो मतलब अब आपका डेटा डैमेज होने वाला है, बट आपका डेटा डैमेज होने से पहले कोई आपके घर में आ गया, ये पता भी तो चलना चाहिए। गड़बड़ हो रही है इसका डिटेक्शन भी होना बड़ी बात है। इमेजिन कीजिए किसी बिल्डिंग में फायर लग गई, तो फायर लग गई ये पता भी तो चलना चाहिए, तभी तो हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। तो ऐसे कंट्रोल जो गड़बड़ी होने की आपको सूचना देते हैं, आपको इंटीमेट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डिटेक्टिव कंट्रोल। सर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी आप किसी मॉल में जाते हो तो आपके पास में वो एक मेटल डिटेक्टर से आप निकलते हो, तो वो क्या है सर? डिटेक्टिव कंट्रोल। क्या आपके पास कोई आप प्रॉपर कुछ अननेसेसरी सामान तो नहीं लेके जा रहे हो? जैसे अगर बिल्डिंग्स की बात करो तो फायर अलार्म को लगाना इज अ डिटेक्टिव कंट्रोल। बर्गनिंग अलार्म को लगाना, नॉट बर्निंग, बर्गलर अलार्म को लगाना जो चोरों के रिलेटेड है। सीसीटीवी कैमरा को लगाना, डिटेक्टिव कंट्रोल। सो डिटेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले इनमें आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तभी तो वो गलत चीज होने पे एक्टिवेट होंगे ना। सिंपल। नेक्स्ट, इसमें रिपोर्टिंग सिस्टम होनी चाहिए। फायर लगने पे अलार्म चुप नहीं रहना चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, तो एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। डिटेक्टिव कंट्रोल प्रिवेंटिव कंट्रोल से बात करता है कि तुम क्यों फेल हो गए, तुम फेल हो गए इसीलिए मैं एक्टिवेट हो गया, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल से भी ये डेटा का लेन देन चलेगा। और लास्ट में है सरप्राइज चेक। सीसीटीवी कैमरे तो आपने लगा दिए, बट वेदर दिस कैमराज आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, ये भी तो तुमको देखना पड़ेगा ना, तो इसका सरप्राइज चेक भी होते रहता है। तो ये होते हैं आपके डिटेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट, डिटेक्टिव कंट्रोल से डिटेक्ट होता है कि दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गया, डेटा करप्ट हो रहा है। अब उसको बचाने के रिलेटेड लॉस तो होने वाला है, बट लॉस के उस लेवल को कम करने के लिए जो कंट्रोल है उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव कंट्रोल। तो करेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो प्रिवेंटिव कंट्रोल और डिटेक्टिव कंट्रोल दोनों से बात करेगा। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे आग लगने के बाद वहाँ पे लोग जाते हैं ना और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आग क्यों लगी, कैसे लगी, लग गई कि किसी ने लगा दी, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ करेक्टिव कंट्रोल। उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल से आप लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करोगे, प्रोबेबल सॉल्यूशन देने का ट्राई करोगे, और फ्यूचर में ये ना हो इसका भी आप केयर करोगे। अगर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर की दुनिया में आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। अगर वायरस आने से पहले वो पूरा की पूरा कंप्यूटर को स्कैन करता है तो प्रिवेंटिव कंट्रोल। वायरस आ गया तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि देयर इज सम मैलिशियस कोड इनटू योर कंप्यूटर, तो दैट इज अ डिटेक्टिव कंट्रोल। और उसी वायरस को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिलीट भी कर देता है तो दैट इज अ करेक्टिव कंट्रोल। तो बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल ऑल टुगेदर। समझ में आ गया? तो ये 3 टाइप के कंट्रोल, बहुत ही सिंपल।
नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स के हिसाब से, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स के हिसाब से। तो यहां पे दो बड़े सिंपल है, एक है आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल और एक है आपका फिजिकल कंट्रोल। बेटा मुझे बताना व्हाट हैपन, फिर से चला गया क्या इंटरनेट कनेक्शन। एनवायरमेंटल कंट्रोल में बेसिकली क्या एनवायरमेंट से तुमको खतरा है तुम्हारे आईटी सिस्टम्स को, यस फायर लग सकती है, पावर में वोल्टेज का प्रॉब्लम हो सकता है, सुनामी फ्लड वगैरह हो सकता है, पोल्यूशन से मतलब जो एटमॉस्फेयर में होता है ना, वार्म एटमॉस्फेयर कोल्ड एटमॉस्फेयर, उस हिसाब से भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो बेसिकली ये जो टेबल है इसमें एक तरफ है एक्सपोजर और उससे बचने के तरीके। तो सबसे पहले फायर डैमेज से कैसे बचा जाता है, आग लग सकती है ना, तो क्या क्या कंट्रोल लगाओगे, बड़ा सिंपल सिंपल है। आग लग सकती है तो यूज्ड फायर प्रूफ वायर्स, मेक यूज ऑफ फायर प्रूफ वॉल्स। आपके आईटी सिस्टम्स को ऐसी जगह पे रखो जो मतलब वो रूम को फायर प्रूफ वॉल बना दो। जो आपके आईटी सिस्टम का जो नेटवर्क है उसमें हेवल्स वायर्स दैट डोंट कैच फायर, इस हिसाब से। फिर आपको फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग जगह पे रखने हैं, ऐसा नहीं कि 1000 फायर एक्सटिंग्विशर उठा के गोडाउन में रख दिए, उनको स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जाके आपको रखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, फायर अलार्म लगा दो आप, कुछ इस हिसाब से कंट्रोल आप क्या करोगे, फायर से बचने के लिए लगाओगे। नेक्स्ट है आपका ये बहुत ही सिंपल है, पावर स्पाइक। पावर स्पाइक मतलब क्या होता है, बहुत बार इमीडिएटली पावर कटअप हो जाता है या वोल्टेज में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हो घर पे भी, दैट इज कॉल्ड एज अ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर फटाक से लाइट निकल भी गई तो अगर एकदम से कंप्यूटर बंद हो गया तो कभी कभी डेटा करप्ट हो सकता है। तो यूपीएस से क्या होता है, कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता, यू गेट सम पॉइंट एंड सम बफर टाइम टू प्रॉपरली शट डाउन योर कंप्यूटर। पावर सप्लाई वेरिएशन, इसके लिए हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ, इसका मतलब अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज में ऊपर नीचे हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है, आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ना एक आईसी होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट राइट, आईसी उसको कहते हैं। तो बेसिकली पावर में अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज हो गया तो वो आईसी बर्बाद होती है और कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं जहाँ पे बहुत हेवीली आईटी का इस्तेमाल होता है, एक इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ होता है कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको जाके पावर को बंद, वो ऑटोमेटिक पावर सप्लाई कट हो जाता है ताकि वोल्टेज का प्रॉब्लम ना हो। तो ये पावर स्पाइक से बचने के तरीके। वाटर डैमेज, पानी से कैसे बचाओगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आईटी सिस्टम्स का जो आपका जो भी सेटअप है उसको स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे रखिए। ये नहीं कि पूरे बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे पूरा आपका आईटी का सामान है तो कल चल के अगर फ्लड आ गया तो सबसे पहले पानी बेसमेंट में भरेगा। तो आईटी को वहां मत रखिए, आईटी सिस्टम्स को वहां मत रखिए, उसको 3rd 4th फ्लोर पे रखिए, ये एक हो गया। उसके बाद आपके आईटी सिस्टम्स को रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखिए, मतलब अगर पानी भरने भी लग गया आपके रूम में तो एटलीस्ट यू विल गेट सम टाइम टू टेक अवे दोज आईटी सिस्टम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, एक क्लास में एक बच्चे ने मुझे इसका आंसर दिया था कि सर हम कंप्यूटर को रेनकोट पहना देंगे। मतलब वो आंसर सुन के मेरा दिमाग ही घूम गया कि बच्चे किस लेवल पे सोच सकते हैं, मतलब रेनकोट पहना देंगे कंप्यूटर को, क्यों पहनाओगे आप रेनकोट? पोल्यूशन एंड डैमेज कंट्रोल, क्या पोल्यूशन से आपके कंप्यूटर को कुछ दिक्कत है? जी बिल्कुल दिक्कत है। अगर आप अपने घर के कंप्यूटर को आज लेक्चर के बाद एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपने लैपटॉप को खोलिए, अपने डेस्कटॉप को खोलिए, देखिए आपको 2-3 किलो धूल मिलेगी, वहां पे पूरा डस्ट मिलेगा। ये डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे आपके सारे कंप्यूटर को खराब करेंगे। और क्या हो सकता है, ये मस्त है देखो, प्रोहिबिशन अगेंस्ट ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग विद इन द इंफॉर्मेशन फैसिलिटी प्रोसेसिंग। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो उसका जो सेंट्रल सर्वर रूम है वहां पे चकली चूड़ा पानी पीना कोल्ड ड्रिंक पीना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। वाई? चकली चूड़ा खाओगे तो वो कंप्यूटर में भी गिरेगा और कंप्यूटर में गिरेगा तो खराब हो सकता है, सिंपल सी बात है। ये बातें बड़ी चाइल्डिश लग सकती है बट प्रैक्टिकली ये फॉलो किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर पोल्यूशन कंट्रोल एंड अदर डैमेज। आपकी कंप्यूटर सिस्टम एयरटाइट कैबिन में होने चाहिए ताकि पोल्यूशन से बचा रहे। तो ये थे आपके कुछ एनवायरमेंटल कंट्रोल से रिलेटेड, समझ में आ रहा है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब अगर ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है और मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूं, देखो आपके सामने, तो मैं बोलूंगा मेरे को इसको फिजिकल एक्सेस है। तो बेसिकली कई बार लोग करते हैं ना कंप्यूटर की तोड़फोड़, जैसे आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे आपके प्रिंसिपल ने आपको छुट्टी नहीं दी,
उठाया, फेंका, मार के फेंका, पूरा कंप्यूटर सिस्टम तोड़ दिया आपने, तो आपने फिजिकली एक्सेस किया, तो आप फिजिकली डैमेज भी पहुंचा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को। तो फिजिकल एक्सेस से कंप्यूटर को बचाने वाले जो कंट्रोल्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो देखिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में वी हैव सम पॉइंट्स, लॉक्स ऑन डोर्स, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज एंड अदर मोड्स। सबसे पहले बात करेंगे लॉक्स ऑन डोर की। दरवाजे पे ताले लगाना जो कि सदियों से चला आ रहा है, इट इज अ बेस्ट मीन्स ऑफ योर व्हाट, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। जब भी आपका कंप्यूटर, आप अगर सपोज कहीं जाते हो पिकनिक पे या फिर कहीं और बाहर जाते हो, आपके कंप्यूटर ऐसे ही बाहर खुले पड़े होते ही आप घर को लॉक करके जाते हो, घर को लॉक करके जाते हो, तो क्यों जाते हो सर, पार्ट ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। सो बोल्टिंग डोर लॉक्स आर दोज लॉक्स, जो हम ना वो ताले वाली चाबियां होती जिनकी दो, जो नॉर्मल लॉक्स होते हैं मेटल वाले, जो आप और हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल किराना शॉप पे भी जो लॉक लगता है उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, बोल्टिंग डोर लॉक्स। साइफर लॉक्स, कॉम्बिनेशन डोर लॉक्स, यहाँ पे देखिए साइफर लॉक्स आर यूज्ड इन अ लो सिक्योरिटी सिचुएशन और व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स मस्ट बी और टू एंटर अ पर्सन मस्ट प्रेस 4 डिजिट नंबर। जेम्स बॉन्ड की मूवी आपने देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल आपने देखा होगा। तो साइफर लॉक्स मतलब क्या, एक स्क्रीन होती है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं और ये पासवर्ड का आपको डाल के फिर आपको वो ओपन हो जाएगा। वरुण इज सेइंग सर स्टाइफन डबल होने का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। बेटा एज सच तो इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बच्चे अपनी मतलब की बात जरूर करेंगे। हाँ, ये सेशन चल रहा है आपका रिवीजन के रिलेटेड, बच्चों को यहाँ पे स्टाइपेंड की पढ़िए, समझ रहे हो आप, खतरनाक है। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स होते हैं कि आजकल ये सर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में या होटल्स लॉजिंग बोर्डिंग में दिख जाएंगे, जहाँ पे आपके डोर पे ऐसा कुछ लॉक सिस्टम होता है और आपको कार्ड स्वाइप करके फिर वो ओपन होगा। सो इवन दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल करने के ये पहला तरीका कि ताले लगा दो, 3 टाइप के ताले, साइफर लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक एंड बोल्टिंग डोर लॉक्स। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, इसमें वी हैव सम पार्ट्स, पिन, प्लास्टिक कार्ड्स एंड आइडेंटिफिकेशन बैचेस। पिन का क्या मतलब है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। मुझे बताइए जब भी आपने आईसीआई का, जब आप रिजल्ट चेक करते हो अपना फाउंडेशन का, इंटर का, जो भी है, आप जब रिजल्ट चेक करते हो तो आपको पिन लगता है ना, सो दैट इज एन अगेन अ कंट्रोल मैकेनिज्म। प्लास्टिक कार्ड्स, इन केस ऑफ आईटी कंपनीज, आप वहाँ के जाके एम्प्लॉयज को देखिए, वो हमेशा एक आई कार्ड पहनते, उस आई कार्ड पे उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी उनको अपने कंपनी में अंदर जाना है तो उनको उस आई कार्ड को सिस्टम पे स्कैन करवाना होता है, तब पता चलता है कि ये एम्प्लॉय इसी कंपनी का है। आइडेंटिफिकेशन बैजेस, इमेजिन कीजिए 2-3 एकेडमीज एक साथ है, एकेडमीज को छोड़िए, आईटी कंपनीज की बात कीजिए। आईटी कंपनीज को बड़े बड़े कैंपसेस लगते हैं, तो इमेजिन करना एक बड़ा सारा कैंपस है, उस कैंपस में गूगल का भी ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफिस है, नीचे एप्पल का भी ऑफिस है। सो लाखों लोग वहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो लंच टाइम पे तो सारे लोग मिक्सअप हो जाते हैं। तो इतने मिक्सअप हुए लोगों में से हमारे एम्प्लॉयज़ कौन से, हम कैसे पहचानेंगे? तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे, उनको स्पेशल बैच दे देंगे लगाने के लिए, या जैसे एप्पल करती है ब्लैक कलर के टी शर्ट्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका ड्रेस कोड वैसा ही है अगर आप जनरली देखो तो ये होता है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम एंड सो ऑन। लाखों की भीड़ में पहचानना, वैसा नहीं पहचानना जैसा आप सोच रहे हो, टेक्निकली आपको फिजिकल बैचेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, कंप्यूटर की दुनिया में लॉगिंग का मतलब होता है बेटा रिकॉर्ड कीपिंग, लॉगिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। तो लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, देखो जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो या भी किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हो तो आपको पहले किसी बुक में एंट्री करनी पड़ती है, फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आज के दिन में कितने लोग गए और कितने लोग आए। तो अगर ये फिजिकल रजिस्टर है तो हम इसको बोलेंगे मैनुअल लॉगिंग। यही रिकॉर्ड कीपिंग अगर किसी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। लॉजिक इज नॉट चेंजिंग, लॉगिंग का मतलब है रिकॉर्ड कीपिंग, सिंपल। आगे अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस, अब इधर से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। वीडियो कैमरास, अगेन सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं बाहर, कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, पूरे बिल्डिंग में बहुत दरवाजे नहीं, एक ही दरवाजा रखेंगे ताकि आने जाने का रास्ता एक ही रहे, तो हर आने जाने वाले पे नजर टिकी रहे,
कंट्रोल्ड फिजिकल एक्सेस। बॉन्डेड पर्सनल, बॉन्डेड पर्सनल का मतलब है कि जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय आपके साथ काम करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के हिसाब पे उन पे कंट्रोल रखना। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला एम्प्लॉय है तो ही उसको अंदर लाएंगे, नहीं तो अंदर काम नहीं करने देंगे, सिंपल। डेड मैन डोर, सर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द मीनिंग डेड मैन डोर? देखिए बड़ा मस्त एग्जांपल है। डेड मैन डोर क्या होता है बेटा, देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग रूम है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रूम है। अब इस स्ट्रॉन्ग रूम को एक्सेस करने के लिए एक ही एंट्री पॉइंट होगा, बट यहां पे ना दो दरवाजे होंगे, दिस इज डोर नंबर 1 एंड दिस इज डोर नंबर 2। अगर आपको इस रूम को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, डोर 1 को पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको अंदर स्टेप अप करना है, डोर 1 को पीछे से बंद करना है और सामने डोर 2 क्लोज्ड है। जब तक डोर 1 ओपन है डोर 2 ओपन नहीं होगा, डोर 1 क्लोज हो जाएगा, फिर बीच में मतलब आप हो और आपके सामने डोर 2 है, दैट इज अ डेड एंड, इसलिए इसका नाम है डेड मैन डोर। अब अगर आपके पास प्रॉपर पासवर्ड है तो ही डोर खुलेगा, अगर आपके पास प्रॉपर पासवर्ड नहीं है तो डोर 2 नहीं खुलेगा। मतलब क्या हो गया, पीछे से तो डोर 1 लॉक हो गया, सामने से डोर 2 तुम्हारे पास पासवर्ड नहीं था तो लॉक हो गया और तुम बीच में अटक गए, तो यू आर ट्रैप्ड, इसको बोलेंगे डेड मैन डोर। तो फिर इसको ऐसे चोरों को पकड़ना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज। मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको डेड मैन डोर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कमेंट करके बताइए फटाफट। नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका यह मतलब है कि जो भी आपकी सेंसिटिव फैसिलिटी है उसको इजीली विजिबल नहीं चाहिए। जैसे भी आप बैंक में जाते हो वहां पे लिखा होता है कि बड़े बड़े अक्षरों में कि यहां से लेफ्ट में हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, ऐसा लिखा होता है क्या? नहीं, वो उसको छुपा के रखना चाहते हैं, तो इसको छुपाने को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपोजर ऑफ। मतलब जो भी सेंसिटिव फैसिलिटी है ना आपकी, उसको क्या करो, छुपा के रखो। हितेश अलवानी सिंह, थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए बेटर एक्सप्लेनेशन, यू आर ग्रेट, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। आगे देखिए, कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, इसका ये मतलब है कि जब भी कोई इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसको लॉक रूम में रखिए, वो डोर लॉक हो जाना चाहिए, सिंपल। कंट्रोल सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर फेंसिंग, वॉल पे पेरीमीटर फेंसिंग कर दो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दो, तार वगैरह लगा दो, जो आपको लगाना है वो कर लो। कंट्रोल आउट ऑफ आवर एम्प्लॉइज, ये आर्टिकलशिप में बड़ा हुआ है। आर्टिकलशिप का ये मतलब है कि आर्टिकलशिप आप जानते हो, आउट ऑफ आवर, आपका वर्किंग आवर होता है 10 से 5। अगर इस 10 से 5 के बीच में कोई एम्प्लॉय को अपने किसी काम से बाहर भेजा है तो वो वापस आना भी चाहिए वर्किंग आवर के अंदर, तो इस पर कंट्रोल रखना, इस कॉल्ड एज कंट्रोल ऑन आउट ऑफ आवर। Secured report and distribution card, secured cards such as mail cards must be covered and locked and should be always attended। इसका मतलब जो कंपनी का ऑफिशियल ईमेल होता है कोई भी कंपनी का, उसको सिक्योर्ड रखा जाता है, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट मेल्स कस्टमर के आते हैं और कंपनी को भी तो अपना कम्युनिकेशन करना है, समझ रहे हो। अलार्म सिस्टम, अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, मतलब अगर कोई अनजाना व्यक्ति अनऑथोराइज पर्सन अगर आ जाता है तो वो अलार्म बजने लगता है। जैसे व्हीकल्स में होता है, अगर आप किसी लॉक 4 व्हीकल को हाथ लगाते हो और आपके पास उसकी चाबी नहीं तो वो ट ट का सायरन बजने लगता है, सो दैट इज दैट अलार्म, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। समझ में आ गया? तो भाई ये था आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, और आज के लिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू चैप्टर 3 गेट्स ओवर।